हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इतिहास का अगला कड़ी है बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व के बीच में इसका कार्यकाल रहा था। ओके, चलिए, बिंदुसार किसका पुत्र था? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। ठीक है, तो बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, तो पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। ठीक है, बिंदुसार के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार शत्रुओं को नाश करने वाला। ओके, अब देखिए, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार के पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया, उसके बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठे, मीन्स सिंहासन पर वही बैठे। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार के अन्य नाम, बिंदुसार के कुछ नाम हैं। भद्रसार वायु पुराण में, अमित्रोचेटस यूनानी लेखक, सिंहसेन जैन ग्रंथ, अलिट्रोकेड्स स्ट्रैबो, बिंदुपाल चीनी विवरण है। ओके, अब देखिए, अगला पॉइंट है कि वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय। अगला पॉइंट है दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए उसने अशोक व सुसीम को भेजा। ठीक है, किसने भेजा? तो बिंदुसार ने। बिंदुसार के शासन काल में ही 2 विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, तो उसी को शांत करने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा। ठीक है, अशोक और सुसीम को भेजा गया। ठीक है, अब देखिए, अशोक और सुसीम को भेज दिया। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस I, मीन्स इसको बोलते हैं एंटियोकस को सेरेटर ने डाइमेकस को अपना दूत बनाकर भेजा, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसका अधिकारी माना जाता है? तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। टॉलमी सेकेंड ने भी डायनोशियंस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। किसके दरबार में भेजा? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। ठीक है, आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। जो चाणक्य था वो किसका प्रधानमंत्री था? तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। ठीक है, बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। कौन था? तो चाणक्य था बिंदुसार का प्रधानमंत्री। परंतु बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री बना। 2 प्रधानमंत्री रहा। पहला में रहा चाणक्य, दूसरा में रहा खल्लाटक। याद रखिएगा, खल्लाटक। ठीक है, खल्लाटक। अब देखिए, प्रधानमंत्री का जो बात आता है, प्रधानमंत्री ऐसे थोड़ी बन जाता है, उसको चुना जाता है। ठीक है, तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। कितने राज्यों का विजेता कहा?
तो 16 राज्यों का विजेता कहा था। अब देखिए बिंदुसार का कहानी ख़त्म हो गया। उसका जो ईस्वी कितना था 298 से लेके 273, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा शासनकाल। अब अशोक का शासनकाल आता है 273 से 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना। मतलब बिंदुसार, देखिए यहाँ से कड़ी जोड़िए, चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र था जो अशोक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक है। अशोक मीन्स अशोक के बाबा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार की मौत या मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में सबसे महान राजा कौन हुआ, तो अशोक हुआ, ठीक है। अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में ही हो सका। मतलब गद्दी पर जो मतलब बैठा 273 ईस्वी में, लेकिन 4 वर्ष बाद, मीन्स कहने का मतलब 269 ईसा पूर्व में ही हो सका, ठीक है। 269 ईसा पूर्व में इसका कार्यकाल हुआ, ठीक है। अब देखिए अशोक के कुछ अन्य नाम हैं। पुराण में अशोकवर्धन, ठीक है। और गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य, पुराण में अशोकवर्धन, और भाब्रू शिलालेख में पियदस्सी लौंज मगध, और मास्की मीन्स मध्य प्रदेश तथा गुर्जरा नेट्टूर एवं उद्देगोलाम कर्नाटक अभिलेख में अशोक नाम मिलता है, ठीक है। अब देखिए जो अशोक थे ये तो महान राजाओं में सबसे महान तो हुए किए थे, लेकिन अशोक की माता शुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अब देखिए अशोक की माता थी शुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी, ठीक है। अशोक की माता थी, उनका मतलब कहने का मतलब कि अशोक का जो माता थे वो ब्राह्मण से थे, ठीक है, ब्राह्मण कुल से थे, ठीक है। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। मतलब जब शासन में वो आए उसके पहले वो काम कर चुके थे तक्षशिला एवं अवंती में, ठीक है। शासक बनने से पहले वह उज्जैन का गवर्नर था, ठीक बात है ना। शासक जब बने थे उसके पहले उज्जैन के वो शासक थे। चलिए असंधि मित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी। 2 पत्नियां का नाम इसमें दिया गया है। 2 पत्नियां असंधि मित्रा और कारुबाकी। असंधि मित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी। अशोक की पत्नियां कौन कौन थी, तो अशोक की पत्नियां थी असंधि मित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों में कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर कारुबाकी से उत्पन्न का उल्लेख किया गया है। कारुबाकी से पुत्र तीवर जो उसके पुत्र तीवर थे वो कारुबाकी से उत्पन्न का उल्लेख किया जाता है। मतलब कि कारुबाकी के पुत्र थे तीवर, ठीक है।
कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर अभिलेख। अब देखिए अशोक के जो अभिलेख में कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर कारुबाकी से उत्पन्न का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नियां थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक पत्नियां थी। पद्मावती भी अशोक की पत्नियां थी। टोटल पत्नियां भी कितना हो गया? 3 पत्नियों के बारे में जान लिए। कौन कौन? तो एक थी असंधिमित्रा एवं कारुबाकी और तीसरा हो गया पद्मावती। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार है। ठीक है। नागदेवी अशोक की एक अन्य पत्नियां थी। नागदेवी अशोक की एक अन्य पत्नियां थी। अब नागदेवी भी आ गया तो नागदेवी चौथा पत्नी हो गया। ठीक है। जिससे उत्पन्न पुत्र पुत्री थे महेंद्र एवं संघमित्रा। महेंद्र एवं संघमित्रा के माताजी का नाम क्या था? नागदेवी। महेंद्र एवं संघमती के माताजी का नाम था नागदेवी। माताजी के सिर्फ नाम रखना है, अशोक तो सब में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो माताजी का नाम याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय मीन्स होता है देवताओं का प्रिय एवं पियदस्सी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय एवं पियदस्सी कहा गया है। चलिए अगला जो है काल्हन की राजतरंगी के अनुसार, काल्हन की राजतरंगी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। काल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक। किसके अनुसार? तो काल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार। 3 क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए अगला है कलिंग का युद्ध। अशोक महान थे सब राजाओं में से, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार के पिताजी, बिंदुसार के बेटा हो गए अशोक। ठीक है। अशोक के बेटा कौन सा हुए? तो महेंद्र और पुत्री था संघमित्रा और तीवर जो पुत्र था, एगो तीवर पुत्र था, वो कारुबाकी से संबंधित था। 4 पत्नियों के बारे में पढ़े हैं। कौन कौन 4 पत्नियां हैं? तो एक हैं कारुबाकी, पद्मावती और असंधिमित्रा और एक था नागदेवी। ठीक है। 4 पत्नियों के बारे में पढ़े हैं। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद मतलब अर्थात 261 ईसा पूर्व देवों के प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। मतलब अशोक जो थे ना राजा, वो जीत गए, कलिंग का युद्ध में जीत गए। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का राजा था। ठीक है। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी घोष के बदले धम घोष को अपनाया। युद्ध के पश्चात अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र। अशोक के चचेरे भाई का नाम था सुमन का पुत्र
नहीं, सुमन दिया हुआ, सुमन का पुत्र दिया हुआ, अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र निग्रोध, अशोक निग्रोध। युद्ध के पश्चात अशोक निग्रोध के प्रवचन सुनकर, निग्रोध कौन है? अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र निग्रोध था, के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ, ठीक है। किसकी प्रवचन सुनकर? बहुत ही इम्पोर्टेंट, निग्रोध, निग्रोध के प्रवचन सुनकर। निग्रोध कौन था? तो अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बात स्टार्ट होता है। उपगुप्त अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक बौद्ध धर्म की स्थावीर शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का और बौद्ध धर्म की स्थावीर शाखा का अनुयायी था, ठीक है। और अगला जो है अशोक का धम्म, अशोक का धम्म, अशोक का धम्म। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है, सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? तो धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। सही बात है। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक जो थे मध्य एशिया और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र और महेंद्र के जो माता जी का नाम था क्या था? तो नाग देवी था। यहाँ से क्वेश्चन ये भी हो सकता है। और संघमित्रा, एक ही माने दोनों भाई बहन थे, एवं पुत्री संघमित्रा के को प्रचार के लिए भेजा। महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र एवं संघमित्रा जो उनकी पुत्री थी, उसको श्रीलंका में भेजा गया प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। और 5वें बृहद शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचारक के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, ठीक है। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की धम्म यात्रा की शुरुआत की, ठीक है। एक उपासक के रूप में अशोक 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया, 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया। श्रीलंका भेजे थे अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को, ठीक है। चलिए पाँचवें बृहद शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्मी महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की धम्म यात्रा की शुरुआत की। एक उपासक के रूप में अशोक 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में निगली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया, ठीक है। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण भी करवाया, ठीक है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। यूरोपीय लेखक
अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। दशरथ सम्राट अशोक का पुत्र था। दशरथ के शासनकाल में गया मीन्स बिहार में पड़ता है स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। ठीक है, सम्राट अशोक का राजा दशरथ के शासनकाल में गया में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। कितनी गुफाएं? 3 गुफाएं। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, और अगला है बृहद्रथ था जो यह अंतिम मौर्य का शासक था। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और नए वंश शुंग की स्थापना की। नए वर्ष और नए वंश, ठीक है, बृहद्रथ थे जो सबसे अंतिमा कह सकते हैं शासक थे मौर्य का। मौर्य प्रशासन, अब मौर्य प्रशासन है अगला। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन से हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। पहला है राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था। राजा जो होता था सर्वोपरि होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र शामिल थे। शीर्षस्थ अगला है पॉइंट, शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 है। उन्हें 48,000 पन वेतन के रूप में मिलते थे। पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का, 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का हुआ था करता था। तीर्थ या महामात्य, तीर्थ या महामात्य मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दवारिक, अंतर्वेदिक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रशास्ता, प्रदेशिष्ट, पौर, व्यवहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल एवं अंतपाल। शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद का होना जरूरी था।
जो शासक को सलाह देने में सक्षम थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी से अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके, तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।